हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं एरे करेक्शन के बारे में। हमारी क्लासें बिल्कुल सिस्टमैटिक शुरू हो चुकी हैं और कई क्लासें आप लोगों को मिल भी गई होंगी एप्लीकेशन पर। चलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एरे करेक्शन के बारे में। इनका सिद्धांत अब पूछा जाने लगा है। पहले इतने सिद्धांत से मतलब इस सिद्धांत से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अब इस सिद्धांत से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और एरे करेक्शन का जो सिद्धांत था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, इनको फ्रायडवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो हम अभी समझते हैं, देखिएगा। तो ये जो इनका सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, यहां पर आप देख सकते हैं दोनों वर्डों को अगर हम ब्रेक करें तो मनो और समाज दोनों अलग अलग अगर हम देखते हैं तो मनो का मतलब होता है मन, मनो का मतलब है मन, और समाज का मतलब है सामाजिक का मतलब है समाज। यानी कि मनोसामाजिक का मतलब है कि हमारे मन को कौन प्रभावित करता है, हमारे मन को कौन प्रभावित करता है, हमारा समाज प्रभावित करता है। ये बात किसने कही? ये बात जो है वो एरिक एरिक्सन ने कही। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि दोनों के विचारों में क्या है। देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं तो आप लोग एक सिद्धांत देखते हो जिनका नाम है मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है ये किसका है? ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है। सिगमंड फ्राइड साहब की थ्योरी है। और सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं कि हमारे मन को कौन प्रभावित करता है? हमारे मन को हमारा, यानी कि इन्होंने मनोलैगिक सिद्धांत दिया और मनोलैगिक सिद्धांत में इन्होंने मन का विश्लेषण किया। इनका एक मनोलैगिक सिद्धांत है, मनोलैगिक थ्योरी। मनोलैगिक थ्योरी, मनोलैगिक थ्योरी आपने पढ़ी है। ये भी किसकी है? ये भी फ्राइड साहब की है। और ये कहते हैं कि हमारे मन को हमारी काम भावना प्रभावित करती है। हमारे मन को, हमारे मन को हमारी काम भावना, हमारी काम भावना प्रभावित करती है। ये सिगमंड फ्राइड का कहना था। लेकिन जब हम थ्योरी देखते हैं किसकी, मनोसामाजिक थ्योरी, जब हम मनोसामाजिक थ्योरी देखते हैं, ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी। एरिक एरिक्सन साहब की थ्योरी है। और ये कहते हैं कि हमारे मन को कौन प्रभावित करता है? हमारे मन को हमारा समाज प्रभावित करता है। हमारे मन को, हमारे मन को, हमारे मन को समाज प्रभावित करता है। समाज प्रभावित करता है। क्लियर हुआ? यहां पर कौन प्रभावित करता है? तो देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि ये कौन से हैं तो इनको भी मनोविश्लेषणवादी माना जाता है। यानी एरिक एरिक्सन को भी मनोविश्लेषणवादी माना जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है। अब एरिक एरिक्सन साहब ने कितने सिद्धांत दिए हैं तो देखिएगा, सिद्धांत तो सॉरी इनका एक ही है। यानी कि एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के जो जीवन में, या व्यक्ति का जो जीवन जो होता है वो अवस्थाओं में बटा होता है। तो ये एक अमेरिका के, अगर हम बात करें, ये एक अमेरिका के क्या हैं? मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। भाई, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था बताई हैं। यानी इनका सिद्धांत ये मानव विकास को अवस्थाओं में बांटते हैं। यानी इन्होंने मानव विकास को किस में बांटा है? मानव विकास को
मानव विकास को किसमें बांटा है? मानव विकास को अवस्थाओं में बांटा है, अवस्थाओं में बांटा है। मानव विकास को इन्होंने अवस्थाओं में बांटा है। और कितनी अवस्था बताई हैं? तो टोटल इन्होंने 8 अवस्था बताई हैं। यानी इन्होंने कितनी अवस्थाएं? टोटल इन्होंने यानी कि मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो अब हम एक एक करके सारी अवस्थाओं को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो वो 8 अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले। यानी इन्होंने मानव विकास की यानी मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था बताई हैं। मनोसामाजिक विकास की, मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्था बताई हैं? 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। मनोसामाजिक विकास की इन्होंने 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। अब ये रही इनकी 8 अवस्था। हम एक एक अवस्था को हम एक एक करके लेते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिएगा इन्होंने टोटल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? टोटल इन्होंने 8 अवस्थाएं दी हैं। एक एक करके हम सारी अवस्थाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है, इन्होंने अवस्थाओं के 2 छोर बताए हैं। कैसे? कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सबसे पहली अवस्था इनकी विश्वास बनाम अविश्वास, जिसे कहा जाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये क्या होती है? विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी आयु होती है 0 से 1.5 वर्ष। तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं ये, कि अगर आप यानी आप मतलब पेरेंट्स, माता पिता, अगर 0 से 1.5 वर्ष के बच्चे की अगर माता पिता अच्छे से केयर करते हैं, यानी अच्छे से देखभाल करते हैं, जैसे बच्चे ने टॉयलेट कर दी, ठीक है, तो उसके कपड़े चेंज कर देना, अच्छे से उसकी केयर करते हैं, तो बच्चों का माता पिता के प्रति क्या होता है? एक आशा का भाव जागृत होता है, यानी कि विश्वास जागृत होता है। अगर माता पिता अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों के अंदर? यानी माता पिता के प्रति अविश्वास जागृत हो जाता है। तो इनका कहना है कि जो माता पिता अपने बच्चों की अच्छे से सेवा करते हैं, मतलब देखरेख करते हैं, तो उनके अंदर विश्वास का भाव आता है, और नहीं करते हैं तो क्या होता है? उनके अंदर किसका आ जाता है? यानी अविश्वास का। अब जब बच्चों का माता पिता के प्रति विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा मतलब उनके अंदर आशा की भावना आती है। क्या आती है? याद रखिएगा, यहां पर मैंने लिख भी रखा है कि उसके अंदर आशा की भावना जाती है। और पूछे कि ये अवस्था किस अवस्था में शुरू होती है, यानी विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था में आती है? तो शैशव अवस्था में शुरू होती है। कौन सी अवस्था में शुरू होती है? यानी यहां पर लिखा हुआ इन्फेंसी स्टेज में जाकर क्या होती है? शुरू होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहली अवस्था कौन सी होती है? विश्वास बनाम अविश्वास। अगर आपसे एज पूछे तो 0 से 1.5 वर्ष होती है। इंग्लिश में से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहा जाता है। और कौन सा भाव इसके अंदर, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कौन सा भाव जागृत होता है, तो आशा का भाव जागृत होता है। और कौन सी अवस्था में शुरू होती है? तो शैशव अवस्था में शुरू होती है। कौन सी अवस्था में शुरू होती है? शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में ये जाकर क्या होती है? शुरू होती है। इसके बाद में दूसरी अवस्था आती है, और दूसरी अवस्था कौन सी है? जिसका नाम है स्वायत्तता बनाम संदेह। स्वायत्तता बनाम संदेह का मतलब है कि जो माता पिता अपने बच्चों को आजादी देते हैं, यानी जो माता पिता अपने बच्चों को आजादी देते हैं, यानी जो माता पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं? आजादी देते हैं, तो उनके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है। इच्छा शक्ति जागृत होती है। ठीक है। और अगर आजादी नहीं देते हैं तो उनके अंदर क्या आ जाता है? संदेह आ जाता है। याद रखिएगा, इसका मतलब है इच्छा शक्ति। विल पावर बोले, अगर आपसे पूछे कौन सी पावर, तो विल पावर डेवलप होती है, यानी इच्छा शक्ति उनके अंदर क्या होती है? जागृत हो जाती है। पूछे कौन सी अवस्था में शुरू होता है, तो हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड में शुरू होता है, प्रारंभिक बाल अवस्था में। एज क्या होती है इसकी? यानी 1.5 से 3 वर्ष होती है। एज अगर आपसे पूछे तो आप एज कितना बताएंगे? 1.5 से 3 वर्ष इसकी जो होती है वो आयु होती है।
नेक्स्ट आता है हमारे सामने तीसरी अवस्था आती है, और तीसरी अवस्था आती है पहल बनाव अपराध। क्या होती है? पहल बनाव अपराध। पहल बनाव अपराध क्या होती है कि जो माता पिता अपने बच्चों को आजादी देते हैं या कुछ करने की, ठीक है, स्वतंत्रता देते हैं, तो बच्चों के अंदर पहल की भावना जागृत हो जाती है। पहल मतलब किसी कार्य की शुरुआत करना, ठीक है, कार्य की शुरुआत करना, कार्य की शुरुआत, शुरुआत करना। और जो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करना, तो उनके अंदर, तो उनके अंदर, तो उनके अंदर उद्देश्य की भावना, उद्देश्य की भावना जागृत हो जाती है, जागृत हो जाती है, हो जाती है। इसको उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। तो उनके अंदर क्या हो जाता है? उद्देश्य की भावना जागृत हो जाती है। कौन सी अवस्था में? ये प्ले एज में शुरू होता है, ठीक है, या इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, प्री स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। पहल बनाव अपराध। इसके बाद में चौथी अवस्था आती है, एज पूछिएगा 3 से 6 वर्ष होती है, एज अगर आपसे पूछे तो 3 से 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट है परिश्रम बनाव हीन भावना। परिश्रम बनाव हीन भावना। परिश्रम क्या होगा? देखिएगा, जो बच्चे पहल करेंगे, किसी कार्य की शुरुआत करेंगे, तो उनके अंदर क्या आएगा? उनके अंदर परिश्रम की भावना आ जाती है, परिश्रमी हो जाते हैं। और जो कार्य बच्चे कोई कुछ करते नहीं है, देखिएगा यहां पर, देखिएगा अगर पहल करने दोगे तो बच्चे के अंदर उद्देश्य की भावना आएगी, अन्यथा बच्चा अपराध करेगा। अपराध वही करते हैं जिनको आप पहल नहीं करने देते हैं, वही बच्चे क्या होते हैं? अपराध करते हैं। तो अपराध कौन करेंगे? कि जिनको आप कुछ करने नहीं देते हैं। तो देखिएगा, जो कुछ करेंगे तो परिश्रमी बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो हीन भावना आ जाती है, ठीक है। और परिश्रम बनेंगे, देखो अगर आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रतियोगिता की भावना आ जाएगी। प्रतियोगिता क्या होती है कि सभी लोग अगर परिश्रमी होंगे तो क्या होंगे? प्रतियोगिता की भावना आ जाती है। और कौन सी अवस्था में शुरू होती है? तो स्कूल एज बोलते हैं जिसको, यानी अगर पूछे कौन सी स्टेज में शुरू होता है, तो ये कौन सी स्टेज में आता है? स्कूल एज में ये अवस्था शुरू होती है। क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी आपसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछ लेगा परिश्रम बनाव हीन भावना की आयु क्या होती है? तो 6 से 12 वर्ष होती है। अब आपने देखा है कि 6 वर्ष के बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है, जाने लगता है कि नहीं लगता है? स्कूल जाने लगता है तो फिर बच्चे के अंदर क्या आ जाती है? जब वो मेहनत करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? प्रतियोगिता की भावना आ जाएगी। आई होप क्लियर हुआ। आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट पर। और पांचवा पॉइंट है कि अगर परिश्रमी बनेगा, परिश्रमी बनेगा तो उसकी पहचान होगी, और पहचान होगी तो उसके अंदर क्या आएगी? कर्तव्य परायणता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कर्तव्य परायणता। फिडेलिटी का मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता का मतलब होता है कि वो अपने कर्तव्यों को समझने लगता है। किस एज में? किशोरावस्था में। किस अवस्था में शुरू होता है? किशोरा अवस्था में शुरू होता है। एज क्या होती है? तो 12 से 18 वर्ष होती है। और जिनकी पहचान नहीं होती है वो योगदान भ्रम में ही जीते हैं। योगदान भ्रम मतलब कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और पहचान होगी तो उसके पास घनिष्ठता होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। तो देखिएगा, घनिष्ठता किसके पास होती है? जिनके पास पहचान होती है। और अगर पहचान नहीं होगी तो व्यक्ति कहां चलेगा? अलगाव की तरफ चलेगा। एज क्या होती है? एज होती है 18 से 35 वर्ष। और घनिष्ठता होगी तो उसके अंदर क्या होगा? प्रेम की भावना जागृत होती है। किसकी भावना? प्रेम की भावना उसके अंदर जागृत होती है। अब 18 वर्ष के बाद में क्या आ जाती है? यानी कि वयस्क अवस्था आ जाती है। कौन सी? अर्ली एडल्टहुड आ जाती है, वयस्क अवस्था, ठीक है। इसके बाद में 7वीं अवस्था आती है जिसका नाम है उत्पादकता बनाम ठहराव। उत्पादकता बनाम ठहरता का मतलब होता है कि अगर आपकी पहचान है तो आप उत्पादन करोगे, और पहचान नहीं होगी तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? ठहर जाएगा, ठीक है। यहां पर व्यक्ति संसाधन जुड़ाता है, यानी कि इस अवस्था में, इस अवस्था में व्यक्ति संसाधन इकट्ठे करता है, संसाधन जुटाता है।
संसाधन जुटाता है, और अगर उसकी पहचान नहीं है तो उसका जीवन क्या हो जाता है, ठहर जाता है। इसके बाद में आता है, ठीक है, ये कौन सी स्टेज में आती है, तो ये आती है मध्य वयस्क अवस्था में आती है, और केयर का मतलब होता है देखरेख की भावना यहाँ पर आती है, देखरेख की भावना, देखरेख की भावना यहाँ पर जागृत होती है। किस एज में शुरू होती है, तो 35 से 65 वर्ष की आयु में शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट स्टेज है, जिसका नाम है दृढ़ता बनाम निराश। क्या है, दृढ़ता बनाम निराश। ठीक है, दृढ़ता बनाम निराश में क्या होता है कि व्यक्ति जब 65 वर्ष का हो जाता है तो वो एनालिसिस करता है कि उसने जीवन में क्या किया, और अगर जीवन में उसने कुछ उत्पादन किया है, अगर जीवन में कुछ उत्पादन किया तो उसका जीवन दृढ़ है, और अगर जीवन में उसने कुछ नहीं किया तो उसका जीवन क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। यार जीवन मेरा व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। ठीक है, ये होती है लेटरल एडल्टहुड जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर व्यक्ति विजडम की भावना जागृत होती है। विजडम मतलब ज्ञान, ज्ञान की भावना यहाँ पर जागृत होती है। तो ये 8 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 8 अवस्थाएं होती हैं। मैं एक बार आपको लास्ट बार आपका इनका रिवीजन आपको करवा देता हूं। देखो आपको ये 8 अवस्थाएं कैसे याद रखनी है, ऐसे याद रखिएगा 8 अवस्थाएं। मैं आपको एक ट्रिक आपको बता देता हूं कि अवस्थाओं को ऐसे आप याद रखिएगा। पहली अवस्था है, जैसे कि बात करें विश्वास, दूसरी अवस्था है स्वायत्तता, तीसरी अवस्था है पहल, चौथी अवस्था है परिश्रम, पांचवी अवस्था है, हाँ परिश्रम के बाद में आएगी पहचान, और पहचान छठवीं अवस्था है घनिष्ठता, घनिष्ठता, और फिर आएगी उत्पादकता। ठीक है, और 8वीं अवस्था है दृढ़ता। दृढ़ता, ये 8 अवस्थाएं हैं। अब इधर देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक आपको बता रहा हूं ये 8 अवस्थाओं को याद करने की। सुनो, जैसे आपको जॉब लेनी है, आपको ट्रिक क्या है याद करने की, ट्रिक ये है कि आपको जॉब लेनी है, राइट, जॉब आपको चाहिए। जॉब कैसे मिलेगी, तो देखो मैं आपको जॉब लेने का एक तरीका आपको बता रहा हूं, और उसी तरीके से आपकी अवस्था भी आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट, आपको खुद पर विश्वास करना है। क्या करना है, खुद पर बिलीव करना है, यानी कि खुद पर आप विश्वास करो कि सर मैं जॉब ले सकता हूं, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि आपको बिलीव योर सेल्फ, यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप खुद पर बिलीव करोगे तो आप सफल होगे। तो आप खुद पर विश्वास करो कि सर मैं नौकरी ले सकता हूं, मुझ पर खुद पर भरोसा है। तो पहला पॉइंट है कि आप विश्वास करो, और विश्वास के बाद में आप स्वायत्तता का मतलब होता है आजादी देना, खुद को आजादी दो, खुद को फ्रीडम छोड़ दो, टेंशन मत लो। टेंशन में कभी कोई एग्जाम नहीं निकलता, बिल्कुल फ्री हो जाओ, फ्री माइंड, ठीक है, फ्री माइंड काम करो। यानी कि पहले विश्वास करोगे, फिर क्या दोगे, स्वायत्तता, किसको, खुद को, और फिर तुम पढ़ाई करना शुरू करो। पढ़ाई करना मतलब किसी कार्य की पहल, किसी कार्य की शुरुआत करना पहल कहलाता है। और अगर तुम सभी लोग अगर पढ़ाई करोगे तो बताओ, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप परिश्रमी बनोगे, बनोगे कि नहीं बनोगे, यस। अगर आप पहल करोगे तो परिश्रमी बनोगे, अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो क्या आप परिश्रमी बनोगे, नहीं बनोगे, नहीं बनोगे ना। तो परिश्रमी कौन बनेगा, जो पहल करेगा वो परिश्रमी बनेगा, और जो परिश्रम बनेगे तो तुम्हारी पहचान होगी। क्या होगी, तुम्हारी पहचान होगी, और तुम्हारी पहचान होगी तो घनिष्ठता होगी, और घनिष्ठता होगी तो उत्पादकता होगी, और उत्पादकता होगी तो जीवन तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा। अब दोबारा से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, खुद पर विश्वास करना है, फिर स्वायत्तता देना है, फिर पहल करना है, फिर परिश्रमी बन जाओगे, परिश्रमी बनोगे तो पहचान बन जाएगी, पहचान बन जाएगी तो घनिष्ठता होगी, और घनिष्ठता होगी तो उत्पादन करोगे, और उत्पादन होगी तो जीवन दृढ़ हो जाएगा। तो ये 8 अवस्था आपको याद रखनी है। वो कोई सी भी अवस्था आपसे पूछ सकता है। वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि बताओ किस अवस्था में उत्पादकता आती है, आयु क्या होती है, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थ्योरी आज हमारी कंप्लीट हुई, छोटी सी थ्योरी है तो जो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अगली क्लास में एक नेक्स्ट थ्योरी लेंगे, अगली थ्योरी।
तो उम्मीद करते हैं कि आज जो अभी आपको पढ़ाया गया है वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर दोबारा मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।